नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विनय चौधरी। हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आपका स्वागत है। ये वो कार्यक्रम है जिसके जरिए हम आपको बताते हैं कि सरकार की तरफ से आप लोगों के लिए, आम जनता के लिए, हर वर्ग के लिए क्या कुछ योजनाएं चलाई जा रही हैं और किस तरह से भविष्य में भी मनोहर सरकार की तरफ से कुछ ऐसी योजनाएं बनाई जा रही हैं जिसके जरिए विकास और तेजी से होगा। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हरियाणा डायरी। तो गुड गवर्नेंस की ओर एक और मनोहर कदम हरियाणा सरकार की तरफ से उठाया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सीएम डैशबोर्ड और ई उपहार पोर्टल लॉन्च किया है। इस मौके पर कई विषयों पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खुलकर बातचीत की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सीएम डैशबोर्ड और ई उपहार पोर्टल लॉन्च किया है। ई उपहार पोर्टल से मुख्यमंत्री को मिले हुए उपहारों की बिक्री होगी। बोली लगाकर लोग उपहार खरीद सकेंगे। उपहार बेचने से आने वाली आमदनी मुख्यमंत्री रिलीफ फंड में जमा होगी। वहीं सीएम डैशबोर्ड से काम के स्टेटस का पता चल सकेगा। धन कहां गया, किसको गया, कितना गया और कितना खर्च हुआ, सब कुछ ऑनलाइन होगा। सीएम उपहार पोर्टल के जरिए मुख्यमंत्री को प्राप्त सभी महंगे गिफ्ट को पूरे पारदर्शी तरीके से ऑनलाइन नीलाम किया जाएगा। सीएम उपहार पोर्टल पर देश का कोई भी नागरिक उपहार के लिए बोली लगा सकता है। उपहारों की नीलामी में प्राप्त राशि को हरियाणा के नागरिकों के कल्याण में लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री सीएम डैशबोर्ड लॉन्च करने से एक क्लिक से हरियाणा के लोग अपने अपने जिलों की परफॉर्मेंस का पता लगा पाएंगे। साथ ही ई गवर्नेंस से जुड़ा डेटा भी एक स्क्रीन पर अब दिखाई देगा। साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कई विषयों पर पत्रकारों से खुलकर बातचीत की। सीएम डैशबोर्ड की जो आवश्यकता पड़ी वो इसलिए आवश्यकता पड़ी है कि इतने समय होता नहीं है बैठकों में लगातार उनका रिव्यू करें और एक बार रिव्यू होता तो फिर कई बार महीनों बाद फिर जाकर के रिव्यू होता है। तो हर एक विभाग को ये कहा कि वो अपना डैशबोर्ड के साथ लिंक कर दें उनकी जो डे टू डे की सब एक्टिविटीज, क्योंकि ये जितने भी डैशबोर्ड्स बने हुए अलग अलग उन सब डैशबोर्ड का क्या बोलते हैं एपीआई को एक ही डैशबोर्ड के साथ जोड़ करके जिस विभाग को जब देखना हो तो उसको उसी समय देखा जा सकता है। इसकी आवश्यकता महसूस हुई थी। अलग से हमने सीएम आवास पर एक स्थान भी बनाया है। कभी एक आध बार उस स्थान पर आपको भी सारा वो जैसा आज देखा है तो विस्तृत रूप से कुछ जानकारियां देनी होंगी तो उसकी दी जाएंगी। वहां पर जब चाहे किसी भी विभाग की जानकारी ली जा सकती है और इस जानकारी लेने में विभाग के अधिकारियों की जरूरत नहीं होती। जब भी चाहेंगे क्लिक करेंगे, उसका रियल डाटा वो दिखा जा सकता है। तो उसकी मॉनिटरिंग करना इन एब्सेंसिया यानी विभाग की अनुपस्थिति में भी मॉनिटर करना वो की जा सकती है और उसमें जब भी किसी प्रकार की आवश्यकता पड़ेगी तो विभाग को तुरंत उसका मैसेज भी दिया जा सकता है। पहले तो 10-10 लाख रुपए के भी हैं, घड़ियां 20-20 लाख रुपए की हैं, लेकिन मेरा उससे परहेज रहता है एकदम। मान लो कोई अचानक आ भी जाए, गलती से भी आ जाए, तो फिर अपने पास रखने की बजाय उसको किसी को भी भेंट करके और बदले में कोई डोनेशन उससे प्राप्त करके क्या समाज के काम में नहीं लगाया जा सकता? अब उसका हमारा मन भी उसमें ठीक हो गया कि हमें कोई महंगी भेंट अपने लिए उपयोग नहीं की और उसका भी सामने वाले को भी मन को कष्ट नहीं हुआ, उसने दे करके संतोष कर लिया। बाद में जब उसको ये पता लगेगा कि हाँ इसी भेंट के बदले में और किसी कोष में 2-4-5 लाख रुपया आ गया है तो संतोष भी हो सकता है, अगले को भी अच्छा लगेगा। ऐसा एक ये सारा शुरू किया है। वैसे कोई पहली बार हम शुरू करा ऐसा नहीं है। सामान्यतः प्रधानमंत्री जी के बारे में भी आपने देखा कि इस प्रकार की सारी जितनी भी उनकी भेंट होती है वो साल में एक बार 2 बार उसका ऑक्शन लगाते हैं। तो हमने इसको शुरू किया है। बहुत प्रकार के कोष हैं जिसके अंदर हम इस राशि को जो कंट्रीब्यूशन होगा उसमें लगा सकते हैं। जैसे अभी हमने कोविड का जो फंड बनाया हुआ था, हालांकि उसमें डोनेशन लेना बंद कर दिया है। इसी प्रकार कभी भी कोई कोष नया बनता तो उसके अंदर डाल सकते हैं। अभी और कोई कोष नहीं है तो मुख्यमंत्री का जो राहत कोष है उस राहत कोष में सामान्यतः किसी को किसी बीमारी की आवश्यकता पड़ती है, किसी आकस्मिक कोई जरूरत पड़ती है तो उसमें से देते हैं। डिप्टी कमिश्नर के पास ही वो पोर्टल है
वहीं ये कमेटी है, वो कमेटी ऐसी आवश्यकताओं को पूरी करके 3-5 लोगों की कमेटी है, तो वहां उसका निर्णय करते हैं। उन्हीं के पास उसका अधिकार है उसमें से राशि तय करके और देने का। पराली का क्योंकि अभी पिछले दिनों में, पिछले 2-3 वर्ष से एक बहुत बड़ा गंभीर विषय बना हुआ है। एनजीटी ने भी बहुत बड़े संज्ञान लिए हैं और इसमें हमारे यहाँ चूंकि धान पर्याप्त मात्रा में होता है, तो उस धान के जो पराली के जलाने का एक बना हुआ है सिस्टम जो किसान जलाते रहे हैं। हमने बहुत जागरूकता पैदा की, हमने थोड़ा कठोरता भी बरती, दंडित भी किया, एफआईआर भी कराई, जुर्माने भी लगाए हैं। फिर भी अभी एकदम मैं कहूं कि उसको शून्य हम ले पाए हैं, शून्य कर पाए हैं जलाने को, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर हम पंजाब के साथ तुलना करते हैं तो पंजाब का हम 10% भी हम उसमें नहीं है, 10% के आसपास है। हमारे यहाँ पराली की जलाने की घटनाएं बहुत कम हो गई हैं। जो 2561 थी पिछले वर्ष, वो इस वर्ष में 1925, लगभग 25% की कमी आई है। एक मैं धन्यवाद हमारे सफाई कर्मचारियों का करना चाहूंगा कि एक कुछ दिनों से उनकी स्ट्राइक चल रही थी, हालांकि समय उचित नहीं था, दीपावली का समय, हमारी उनसे बातचीत हुई, ये समय आपने अच्छा नहीं छांटा। फिर भी अब जिसकी आवश्यकता होती है अपने हिसाब से करता है। कुछ मांगे उनकी थी, हमारे मंत्री महोदय, हमारे डिपार्टमेंट सबने मिल करके और उसे को ठीक कर दिया है। एक जो थोड़ा सा असुखद सा समय चल रहा था वो ठीक हो गया। इन 2-3 दिनों में सारा सफाई का जो पूरा अभियान है वो पूरा चला देंगे। जिस हरियाणा के बारे में ये कहा जाता रहा है कि हरियाणा शायद टिक पाएगा कि नहीं टिक पाएगा, हरियाणा अस्तित्व में रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा, जो 66 में शंकाएं पैदा की गई थी, उस हरियाणा निर्माण ने, हरियाणा के नवनिर्माण में सभी सरकारों ने कम ज्यादा योगदान किया है और आज हरियाणा अपने एक ऐसे स्थान पर पहुंचा है कि देश के अग्रणी राज्यों में हरियाणा का स्थान है। कि हमारे 8 साल का कार्यकाल भी 27 अक्टूबर को 3 दिन पहले पूरा हुआ है। तो ये 9वां वर्ष शुरू हो गया है। इस टर्म के भी 2 वर्ष हैं और आप सब लोगों की शुभकामनाएं रहेंगी तो निश्चित रूप से तीसरी टर्म में भी आगे बढ़ेंगे। क्योंकि मैं लगातार अब ये कहता आ रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद अब देश में भारतीय जनता पार्टी की जहां एक बार सरकार बनती है तो बार बार बनती है, तो जो बार बार बनेगी तो तीसरी बार भी हरियाणा में हम लोग आएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। वहीं 5 और 6 नवंबर को होने वाली सीईटी की परीक्षा को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हमने व्यवस्था पूरी कर ली है, हर स्तर पर तैयारी है। 2000 के करीब सेंटर पर यह परीक्षा होगी। 5 जिलों के अलावा सभी जिलों में सेंटर बनाए गए हैं। 5 और 6 नवंबर 2 दिन सीईटी की परीक्षा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, एक बहुत बड़ा ये भी एक प्रोजेक्ट है हमारा। 11 लाख ऐसे फॉर्म्स भरे हैं हमारे जो परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी हैं अपनी नौकरी के लिए। ये ग्रुप सी के लिए किया जा रहा है। तो ग्रुप सी में +2 के जो विद्यार्थी हैं, +2 पास जिन्होंने किया हुआ है वो एलिजिबल हैं, उन्होंने एग्जाम देना है। तो 5 और 6, 5 और 6 2 दिन। इसमें सारे प्रदेश में लगभग 2000 सेंटर हमने उनको ऑफर किए हैं। अब जो कंपनी है वो 2000 का उपयोग करती है या कम में काम चलाती है। 5 जिलों में अभी उनकी रिपोर्ट थी कि यहां सेंटर न दिए जाए, हर कोई अपने अपने हिसाब से सेंटरों को उपयोग करता है। तो 5 जिलों में जैसे दादरी जिला है, झज्जर जिला है, रोहतक जिला है, जींद है एंड नूह है, तो ऐसे 5 जिलों में सेंटर वो नहीं बनाएंगे। बाकी सब 17 जिलों के अंदर ये सेंटर बनेंगे। इसके लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उनका सारा उन्होंने अपना सिस्टम बना लिया हमारे परिवहन विभाग ने, कि सबको ट्रांसपोर्टेशन पर उनका प्रवेश कार्ड दिखा करके जाने की अनुमति होगी। और डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट रोडवेज की बसें चलेंगी। डीसीज को हमने कह दिया लोकल ट्रांसपोर्ट, चाहे वो स्कूल की बसें भी क्यों ना हो, तो जो नोडल सर्विस है वहां की, क्या उसको बोलते हैं नोडल सर्विस, शटल सर्विस, जो सेंटर्स हैं भिन्न भिन्न, तो वहां का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का जो डिपो है वहां से जहां सेंटर है वहां तक भी बसें वो चले 2 दिन। बल्कि मेरी तो अपील जनता को ये रहेगी कि इस 2 दिनों में 5 और 6 तारीख को ट्रैवलिंग बसों के द्वारा कम से कम करें। इन विद्यार्थियों को, इन परीक्षार्थियों को परेशानी नहीं होनी चाहिए।
हर कोई समय पर परीक्षा देने पहुंच जाए। तो ये शिकायत नहीं आनी चाहिए कि कोई अपनी परीक्षा केंद्र पर नहीं पहुंच सका है। अंत में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने 8 सालों के कार्यकाल पर बात करते हुए कहा कि हमने करप्शन को खत्म करने के लिए काम किया है। 3C पर प्रहार करने के साथ 5S पर बल दिया। हमने एक 6S की जरूरत है, यानी कि सुशासन की, जिस पर काम कर रहे हैं। जहां तक 8 साल के हमारे काम का कुछ शब्दों में उल्लेख कर सकता हूं तो वो ये कि हमने 3C के ऊपर प्रहार किया है। करप्शन पर प्रहार किया है। जहां तक संभव हो सका हमने इस करप्शन को उखाड़ने के लिए, इसके ऊपर प्रहार करने के लिए पूरे प्रयत्न किए हैं। मेरा ये दावा तो नहीं है कि करप्शन जीरो हो गई है, लेकिन जिस लेवल पर जहां पर भी मिलती है और उसमें कोई भी आता है, अपने प्राय का भी विषय नहीं है। हमारा अपना भी कोई अगर फंसता है तो उसके खिलाफ भी हमने कार्रवाई की है। सरकारी अधिकारी फंसे, कर्मचारी फंसे, कोई नेता फंसे, कोई जनता का आदमी फंसे और कोई इस प्रकार के जैसे लोग हैबिचुअल ऑफेंडर जिसको कह सकते हैं, वो लगातार स्कैंडल जो चलाते रहे हैं। आपने इस नकल के मामले में देखा, हमने 700 से ऊपर लोगों को गिरफ्तार किया है। उसमें नकल करने वाले भी, कराने वाले भी, उनको प्लानिंग देने वाले भी, शेयर करने वाले भी, सब जहां तक उनकी ट्रैकिंग हो गई उनको हमने पकड़ा है। और खास करके ये जो क्राइम, यानी 3C में एक मैं करप्शन कहता हूं, दूसरा क्राइम है। क्राइम करने वाले लोग, क्रिमिनल्स, गैंगस्टर्स, इनको भी सबक कैसे सिखाया जाए, ये भी लगातार हमारा अभियान चल रहा है। और वो जब तक ये लोग सीधे नहीं होंगे उसको हम रुकने नहीं देंगे। और एक है कास्टिस्ट पॉलिटिक्स, जो हरियाणा में बहुत नीचे तक घर की हुई है। चाहे वो कोई नियुक्तियां हों, चाहे वो इलेक्शंस हों, चाहे वो किसी प्रकार के व्यवहार में, यानी सरकारी ही नहीं, गैर सरकारी जगह भी सब लोग इस प्रकार के बाट बटाई, बंदर बाट में लगे रहते हैं। इसको इतने % मिलना चाहिए, इसको इतना ही होना चाहिए, इसको स्थान ये मिलना चाहिए, इसकी आबादी के हिसाब से मिलना चाहिए। कुल मिलाकर के योग्यता को आगे बढ़ाया जाए, हमने लगातार इन चीजों पर प्रमाणित किया है। संवैधानिक कुछ चीजें हैं, उन संवैधानिक चीजों पर हम वैसा ही जैसा संविधान बताता है वैसे हमने करना है। लेकिन खास करके पॉलिटिक्स में कास्टिस्ट पॉलिटिक्स ना हो, इसके लिए हमने पूरे प्रयत्न किए और उस पर हम पीछे लगे हुए हैं। 3C के ऊपर प्रहार करना, 5S को प्रमोट करना, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन और स्वाभिमान। और इन 5S को सपोर्ट करने के लिए एक 6ठे S की जिसकी जरूरत है, उस पर भी हमारा पूरा एकदम फोकस है, और वो है सुशासन, गुड गवर्नेंस। इसके नाते से कितनी ही उपलब्धियां आप लोगों को बताई जा चुकी हैं। हरियाणा के पिछले 8 साल के मनोहर सरकार के कार्यकाल को देखा जाए तो हर क्षेत्र में काम किया गया है और समय समय पर प्रशासनिक स्तर पर कामकाज को और भी ज्यादा पारदर्शी करने के लिए सेवाओं को ऑनलाइन किया जा रहा है। वहीं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर देश भर के साथ साथ हरियाणा में भी कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इन कार्यक्रमों और रन फॉर यूनिटी के जरिए एकता संदेश राष्ट्रीय एकता दिवस पर दिया गया, जहां सीएम मनोहर लाल ने अधिकारियों और कर्मचारियों को एकता और अखंडता की शपथ दिलवाई, तो वहीं प्रशासनिक स्तर पर भी ये कार्यक्रम हुए। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में देश के साथ साथ हरियाणा में भी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। रन फॉर यूनिटी में युवाओं के साथ साथ बच्चे, बुजुर्गों के अलावा जनप्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में राष्ट्रीय एकता दिवस पर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करते हुए उन्हें शत शत नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की युवा पीढ़ी में राष्ट्रीय एकता की भावना पैदा होनी चाहिए, तभी देश प्रगति की पथ पर आगे बढ़ सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 31 अक्टूबर का दिन देश भर में भारत के पूर्व गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के रूप में एकता दिवस के तौर पर मनाया जाता है। जैसी सरदार वल्लभ भाई पटेल की सोच थी और जैसे अतुल्य उनके कार्य थे, उसी के आधार पर इस दिन का नामकरण किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार पटेल की याद में समर्पित एक स्मारक बनवाया। इसका नाम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी रखा गया,
जहां पर सरदार पटेल की विशाल मूर्ति स्थापित की गई। 31 अक्टूबर 2013 को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की नींव रखी गई थी और 31 अक्टूबर 2018 को इसका उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जम्मू कश्मीर में लागू धारा 370 और 35A को तोड़ते हुए अखंड भारत का सपना साकार किया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को राष्ट्र की एकता एवं अखंडता की शपथ दिलवाई। कि जब देश आजाद हुआ उस समय देश में लगभग 565 छोटी बड़ी रियासतें थी और उन रियासतों को अंग्रेज सरकार जाते जाते अंग्रेजों ने बड़ी कुटिल चाल के कारण से को अपनाते हुए और एक छूट दे दी थी कि आप चाहें तो अपना संविधान बना करके और अपने शासन व्यवस्था को चला सकते हैं, आप चाहें तो भारतीय संविधान को स्वीकार करके और एक देश के रूप में भी चल सकते हैं। अभी ये जिम्मा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का लगा कि वो सभी रियासतों को जाकर के उनको समझाएं, उनको बताएं, उनको इस प्लेटफॉर्म पर लाएं कि भारत का एक संविधान होगा और उस संविधान के अंतर्गत वो अपना शासन जो है उसी में रख करके और सारी व्यवस्थाएं चलाएंगे। बाद में फिर राज्यों का निर्माण वो अलग प्रकार से हुआ। 562 रियासतों ने उस समय ये प्रस्ताव सरदार वल्लभ भाई पटेल का प्रिय मान लिया। केवल 3 रियासतें बची थी जिन्होंने तत्काल ही नहीं माना, जूनागढ़ रियासत, जम्मू कश्मीर रियासत और हैदराबाद रियासत। बाद में उनमें से 2 रियासतें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जिम्मे लगी कि उनको फिर आग्रह किया जाए, समझाया जाए। उन्होंने अपने तरीके से ही उन दोनों रियासतों को राजी कर लिया, लेकिन जम्मू कश्मीर रियासत उनका एक विशेष दर्जा जो उस समय के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी के जिम्मे लगा था, उनको वो विलय करने के लिए राजी नहीं कर पाए। एक विशेष दर्जा संविधान की धारा 370 के अंतर्गत उनको मिला। बाद में हम जानते हैं कि बहुत इसके विवाद भी बड़े हुए। जम्मू कश्मीर का जो एक संपूर्ण विलय वो देश के साथ नहीं हो पाया और अब अंतोगत्वा अपने देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने पूरी दूरदर्शी एक सोच के हिसाब से इस ढंग से एक वातावरण बनाया कि 370 को और 35A को निष्प्रभावी कर दिया। जम्मू कश्मीर फिर से तो क्या, यानी एक प्रकार से उस स्थिति में कि आज हम कह सकते हैं जम्मू कश्मीर उसी प्रकार के तरीके से जैसे बाकी देश साथ मिलकर चल रहा है, तो देश के साथ एक अभिन्न उसका जो जुड़ाव है जम्मू कश्मीर का बने से लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने देश के शासन प्रशासन दूरदर्शी नेता होने के नाते से एक अच्छे गवर्नेंस के वो पुरोधा थे। यानी हम ये भी जानते हैं कि जो ब्रिटिश सिविल सर्विसेज थी उसको इंडियन सिविल सर्विसेज में बदलने के लिए उन्होंने कितना बड़ा स्टैंड लिया। स्टील फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया, हमारी जो सिविल सर्विसेज जिसके अंतर्गत हम सब काम करते हैं, इसको दर्जा दिया गया। तो ये वही लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, देश की एकता अखंडता के लिए और देश में एक अच्छा स्वच्छ प्रशासन चलाने के लिए उनका योगदान महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूं।
भारत माता की जय। वहीं अंबाला में भी सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन हुआ। रन फॉर यूनिटी को गृह मंत्री अनिल विज ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और खुद भी इसमें भाग लिया। दो पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है और इस दिवस को मोदी सरकार ने एकता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया हुआ है। उसी के उपलक्ष्य में सारे देश में आज रन फॉर यूनिटी की जाती है। आज सबसे बड़ी आवश्यकता है कि देश की एकता हो। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उस वक़्त सारी रियासतों को, जो देश अलग अलग रियासतों में बटा हुआ था, उन सारों को एक किया। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का ही काम है कि जो आज जो देश हमारे सामने है वो हमें नज़र आ रहा है, एकीकृत देश नज़र आ रहा है। फरीदाबाद के पुलिस आयुक्त कार्यालय के प्रांगण में राष्ट्रीय एकता दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। पुलिस आयुक्त विकास अरोड़ा ने पुलिस कार्यालय सेक्टर 21C में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को शपथ दिलाई। एकता व अखंडता की शपथ कार्यक्रम में डीसीपी मुख्यालय नीतीश अग्रवाल, एसीपी मुख्यालय अभिमन्यु गोयत, भलाई शाखा इंचार्ज इंस्पेक्टर नवीन कुमार, सुपरिटेंडेंट सुरेंद्र सिंह, एएसआई राम कुमार और कार्यालय में तैनात कर्मचारी मौजूद रहे। आज एक बड़ा महान दिन है, 31 अक्टूबर का, जब हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल, जैसा कि सब जानते हैं, उन्होंने देश को एक करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और कितनी रियासतों में पहले हिंदुस्तान बटा हुआ था, उस सबको अपनी सूझबूझ से उन्होंने बिना कोई भी ब्लड बहाए और एक कर दिया देश को। और उन्होंने हमेशा एकता और अखंडता पर ही हमेशा बल दिया। आज हमने एक शपथ भी ली है कि हम उन्हीं के पद चिन्हों पर चलेंगे और देश की अखंडता और एकता को हमेशा बनाए रखेंगे। और आज हमने उनके दिए हुए कुछ विचारों को भी पढ़ा जी, ताकि हम सबको उनके विचार जो थे उससे प्रेरणा मिल सके। उनके बहुत सारे विचार, एक तो प्रेम के बारे में विचार हैं, अहिंसा के बारे में विचार हैं, और साथ में जाति पाति और धर्म से ऊपर उठकर देश को एक बनाए रखने के जो उनके विचार हैं वो बहुत ही सराहनीय हैं। और कुछ हमारी पीढ़ी अगर थोड़ी बहुत इससे दूर भी आई है तो ऐसा उत्सव मनाने से वो फिर उसी जो उनका सपना था उसी पे वापस चल पाएगी, ऐसी मेरी सोच है। प्रेम और भाईचारा, मैं तो कहूँगा कि जाति पाति और धार्मिक अपना जो छोटी सी निकल कर और एकजुटता से अगर सभी प्रेम भाव से और भाईचारे से अगर सभी कम्युनिटीज़ काम करने लग जाएंगी तो इतना जल्दी फरीदाबाद का विकास होगा जो कि अपनी सोच से भी परे है। तो मैं आज सबको यही संदेश दूंगा कि हम सब भारतीय हैं और हम सबको अपने को भारतीय ही मानना चाहिए, ना कि छोटे मोटे दायरे में सीमित करके कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं सिख हूँ, ईसाई हूँ या किसी विशेष जाति का हूँ। हमें अपने सबको अगर भारतीय मानेंगे और अपना साथ में, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि हमें स्वतंत्र समझना चाहिए अपने आप को, स्वतंत्र देश का नागरिक हूँ और हमारे कुछ अधिकार हैं और कुछ कर्तव्य भी हैं साथ में। उन कर्तव्यों का भी वहन भारतीय होने के नाते अगर हम करेंगे तो हमारा देश और फरीदाबाद बहुत जल्दी डेवलप हो जाएगा। वहीं पलवल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन हुआ। इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त हितेश कुमार मीणा और पुलिस अधीक्षक राजेश दुग्गल व जिला खेल अधिकारी धुरेंद्र सिंह ने सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। इस मौके पर राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई गई। पुलिस अधीक्षक राजेश दुग्गल ने लौह पुरुष और भारत रत्न वल्लभ भाई पटेल के राष्ट्र की एकता में अहम योगदान को याद किया और राष्ट्रीय एकता को लेकर मैराथन दौड़ का भी आयोजन किया गया। पुलिस की तरफ से पुलिस झंडा दिवस भी मनाया गया है। इसके अंतर्गत पुलिस में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। राष्ट्र की एकता के लिए उनका कितना बड़ा योगदान था वो आपने उनकी जिंदगी में सारा सुना है। और 31 अक्टूबर का दिन हर साल राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके साथ साथ हमारे 2 अभियान हमारे डिस्ट्रिक्ट पुलिस में चले हुए हैं, साइबर अवेयरनेस और एक ये हमारा पुलिस फ्लैग डे जो 21 अक्टूबर से और 31 अक्टूबर तक का आज उसका समापन है, ये भी साथ साथ चला हुआ है। और साइबर अवेयरनेस का पूरा नवंबर का महीना, अक्टूबर का महीना हमारा इसमें रहा है। और इसमें भी हमारे जो साइबर यूनिट है, हमारे इंस्पेक्टर सत्यनारायण
और डीएसपी विजय, इनका बहुत बड़ा योगदान है। और ये हर कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूशंस में, स्कूल्स में जाके साइबर अवेयरनेस के बारे में जागरूक कर रहे हैं। और ये अभियान हमारा 1 महीने का है साइबर अवेयरनेस का। उसका साथ साथ जो पुलिस फ्लैग डे है वो हमारा 21 अक्टूबर से और 31 अक्टूबर का था। इसी में हमारी मैराथन जो राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य में है वो भी आयोजित की गई। वहीं कैथल में अमृत महोत्सव के तहत सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस के साथ शहरवासियों ने भी हिस्सा लिया और एकता का परिचय दिया। 2022 हमारा वर्ष है, इसको हम आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं पूरे भारतवर्ष में, क्योंकि आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हुए हैं। उसके साथ साथ ही आज 31 अक्टूबर जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की, हमारे भारत के लौह पुरुष की जयंती भी है। और साथ ही साथ अभी हमारा जो पुलिस स्मृति दिवस 21 तारीख से 31 तारीख तक मनाया जा रहा है, उसका आज आखिरी दिन भी है। और उसके अलावा हमने अक्टूबर माह को हरियाणा राज्य में साइबर जागरूकता माह के रूप में मनाया। आज जो ये आखिरी दिन 31 अक्टूबर है, इसमें कई सारे इवेंट इकट्ठे हुए हैं और उसी कड़ी में आज हमने ये एकता दौड़ का, रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया। सरदार पटेल ने स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाई। वहीं आजादी के बाद देश को एक सूत्र में पिरोने का कार्य किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि अंग्रेजों ने भारत को स्वतंत्र तो कर दिया, लेकिन 565 रियायतों को उनकी मर्जी पर छोड़ दिया। पटेल ने देश के उप प्रधानमंत्री के साथ साथ गृह मंत्री का कार्यभार संभाला और अपनी सूझबूझ से 562 रियासतों को भारत के तिरंगे के नीचे विलय करवा दिया और अखंड भारत का निर्माण किया। उन्होंने जिस प्रकार से आजादी के बाद देश में मौजूद चुनौतियों का सामना करके राष्ट्र की एकता को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई, उसके लिए देश हमेशा उनका कृतज्ञ रहेगा। तो हमारे इस खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे और आपको बताएंगे कि क्या कुछ और योजनाएं सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं। फिलहाल आप बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ।